हेलो दोस्तों, मैं सोनाली गुप्ता। आज फिर से आते हैं। आज हमारे टॉपिक्स रह गए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था सेक्शन 10 जुडिशल सेपरेशन। सॉरी, मैं स्टार्टिंग बता दूं, हम पढ़ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हमने पिछले लेक्चर में अपने सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट एंड सेक्शन 10 कवर किया था। एक पॉइंट रह गया था, इसे अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्लीज़ अपने पास बेयर एक्ट रखिए। मैं आपको बेयर एक्ट से समझाती हूँ, तो जितने इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं कोशिश करेंगे हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे सेक्शन 10 जुडिशल सेपरेशन। जुडिशल सेपरेशन का मैंने डिफाइन किया था आपको कि जुडिशल सेपरेशन मतलब ये होता है कि जब दोनों पार्टी अपनी पिटीशन फाइल करती है कोर्ट में कि हमें सेपरेट होना है, पर हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम कुछ दिन तक एक दूसरे से अलग रहें। इवन हमें ऐसा रियलाइज़ हो कि हाँ ठीक है, हम नहीं रह पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी तकलीफ है कि हमें साथ में रह, बाद में हम फ्यूचर में साथ में रह सकते हैं, पर करेंटली हम साथ में नहीं रह सकते। बट हमें डिवोर्स नहीं लेना है, ये हमें हमारा फाइनल डिसीजन नहीं कि हमें डिवोर्स लेना है, हमें जुडिशल सेपरेट होना है। तो ये सेक्शन 10 में ही बताया गया है। उसके बाद आगे ये दिया है सेक्शन 10 का ही सेकंड पॉइंट है। इसमें लिखा है कि where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petition to cohabitate with the respondent। इसका मतलब है जब ये where a degree for judicial separation has, जब डिग्री उन्होंने पास कर दी, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी कि हाँ ठीक है तुम दोनों साथ में रह सकते हो, कुछ दिनों बाद पिटिशन टू कोहेबिटेट विद द रिस्पोंडेंट, मतलब कुछ दिनों बाद पिटिशनर खुद आके बोलता है कि नहीं, अब इनके साथ जो भी है, अगर वाइफ बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंटिन्यू रहना चाहती हूँ, या हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ मैं अपनी वाइफ के साथ अब कंटिन्यू रहना चाहता हूँ, अब ये जुडिशल सेपरेशन का जो डिक्री आपने की थी उसे अब हटा दीजिए। तो बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय द पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी, तो फिर कोर्ट क्या करता है कि वो दोनों की जो एप्लीकेशन आई है, पिटिशन की एप्लीकेशन आई है, एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, और वो सेटिस्फाइड होता है पहले कि हाँ जो इन लोग कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। अगर वो सच कह रहे हैं, जो भी ग्राउंड्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर उससे ऐसा लगता है कि नहीं हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, इन दोनों रियल में अब साथ में रहना चाहते हैं, तो फिर वो आगे वो मैड इन सच पिटिशन रिसाइन द डिक्री, वो रिसाइन मतलब उसे हटा देता है डिक्री, इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो, मतलब जो भी उसको उस समय रीजनेबल लगे तो वो कर सकता है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 9 और 10 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का। फर्स्ट था सेक्शन 9 में था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, और सेकंड था जुडिशल सेपरेशन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये दूसरा है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे कंप्लीटली डिवोर्स जो नल है वो किस कंडीशंस में होते हैं, वॉइड, वॉइडेबल, कौन कौन सी कंडीशंस में होते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए इसके बारे में पहला पढ़ते हैं। सेक्शन 11 का पॉइंट है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज आप किसे कहते हैं? आगे लिखा है एनी मैरिज सोलमलाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड, मतलब कोई भी मैरिज ऐसी हो जो इस कमेंसमेंट के मतलब इस एक्ट के आने के बाद, एंड मे ऑन पिटिशन प्रेजेंटेड बाय अदर पार्टी देयर टू be so declared by the decree of nullity if it is contravenes any one of the condition specified in section 1, 4th and 5th of section 5th। मतलब ये ओवरऑल इस पहले का आपका कहने का मतलब ये होता है कि सेक्शन 5, जब हमने सेक्शन 5 पहले इसके पहले जो पढ़ा, अभी अपन देखते हैं खोल के। सेक्शन 5 में जो पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 में जो दिया है, इस कंडीशन के मुताबिक अगर किसी पर्सन की शादी होती है, किसी कपल्स की शादी होती है, तो वो वॉइड कहलाएगी इस एक्ट के आने के बाद। ठीक है, चलिए हम पहले अब देखते हैं सेक्शन 5 का फर्स्ट, 4th और 5th। ओके, सेक्शन 5 निकालते हैं हम। चलिए देखिए,
ये है सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का। हमने क्या बोले, सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया, नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन जिनकी शादी हो रही है, अगर उनमें उन दोनों में से किसी का भी स्पाउस उस समय लिविंग है तो ये शादी वॉइड होती है। ठीक है, अगर वाइफ की शादी हो रही है तो उसका अगर पहले से हस्बैंड जिंदा है या फिर उसका डिवोर्स नहीं हुआ है उससे, तो वो शादी वॉइड है। अगर हस्बैंड की शादी हो रही है, उसकी वाइफ जिंदा है या फिर वो मतलब जिंदा है या फिर उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो तो भी ये शादी जो सेकंड वो शादी कर रहा है वो वॉइड होती है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब उसकी शादी के टाइम पे वो उसका स्टेटस सिंगल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा आता, फोर्थ। चलिए थर्ड का फोर्थ लिखा है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ द परमिट ऑफ मैरिज बिटवीन द पार्टीज। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी कि अगर कोई भी पर्सन अपने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी प्रोहिबिटेड होती है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होती हैं। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब जो हमारे कुछ रिलेशन में आते हो, जैसे कि काका, चाचा, मामा, बुआ, ये सब रिलेशंस में आते हैं, ये प्रोहिबिटेड रिलेशंस होती है। जैसे ब्रदर की वाइफ, ब्रदर की बीवी, ब्रदर की बीवी, फादर की बीवी, मतलब ये जो भी और भी रिलेशंस होते हैं जो हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इसलिए 2 ब्रदर्स होते हैं, उनकी सिस्टर, अंकल, नीस, आंट, नेफ्यू, चिल्ड्रंस, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर, जो भी रिलेशंस में आते हैं ये सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इन्हें इनसे हम शादी नहीं कर सकते हैं। अगर ये एक्ट आने से पहले इन पर्सनों में शादी हुई है तो ये एक्ट आने के बाद ये शादी वॉइड होगी। और लास्ट पॉइंट तो कौन सा था, द पार्टीज आर नॉट, फिफ्थ वाला पॉइंट था, द पार्टीज आर नॉट सपिंडा ऑफ ईच अदर। सपिंडा नहीं होनी चाहिए। सपिंडा इट मीन्स फादर और मदर के 5 1 सेकेंड ना, मैं बताती हूँ क्या था। हाँ, ये हमने पढ़ा था ना, सपिंडर रिलेशनशिप में क्या होता है कि मदर के 3 जनरेशन नीचे या 3 जनरेशन ऊपर और फादर के 5 जनरेशन नीचे या 5 जनरेशन ऊपर। समझ रहे हो ना, सपिंडर रिलेशनशिप अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। इसमें क्या बताया गया था सपिंडर रिलेशनशिप में कि जैसे हमारे बाबा, जैसे मेरे पापा के पापा, फिर मेरे दादाजी, फिर दादाजी के भी पापा, फिर दादाजी के भी पापा, मतलब इस तरीके से हमारे 5 रिलेशन जो अपवर्ड जाते हैं और डाउनवर्ड जाते हैं। ऐसे रिलेशन में कहीं भी शादी नहीं हो सकती, ऐसे शादी को वॉइड माना जाता है। और मदर के 3 रिलेशन चलते हैं, 3 रिलेशन अपवर्ड और 3 रिलेशन डाउनवर्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया। तो ये हमने पढ़ा वॉइड मैरिज की, ये पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट है हमें 12th है, सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज बोलती है एनी मैरिज सोलमलाइज वेदर ऑफ बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी एनोल्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली। इसका मतलब ये होता है कि जो वॉइडेबल मैरिज होती है, पहली बात तो कम्प्लीटली वॉइड नहीं होती और नहीं पहली बार नल होती है ये वॉइडेबल होती है। मतलब जिस शादी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जब तक वो शादी वैलिड चलते रहती है, और जैसे हमें पता चला तो वो शादी वॉइडेबल कहलाती है। और उसको वॉइड कराने के लिए फिर हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में वो डिक्री पास करते हैं तो वो शादी वॉइड हो जाती है। पर वो शादी वो वैलिड ही चलते रहती जब तक किसी को इस बारे में पता ना हो। ठीक है, चलिए मैं एक बार उसके पॉइंट समझते हैं अपन। इसका ए पॉइंट है दैट द मैरिज हैज़ नॉट बी कंज्यूमेटेड ओइंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। इट मीन्स इम्पोर्टेंस यानी होता है नपुंसकता। इट मीन्स वो जिस पर्सन से शादी हो रही है वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो ये शादी के टाइम पे तो पता नहीं था, शादी के बाद जब ये सब चीज़ें हुई उनकी, तब उन्हें पता चला कि ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब ये शादी वॉइडेबल कहलाएगी। ठीक है, जब ये शादी हो रही थी तब तो वैलिड थी, जब तक किसी के नॉलेज में नहीं था इस बारे में। ठीक है, बट अगर फिर भी वो एक बार भी इंटरकोर्स कर लेता है तो वो शादी वॉइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन 5। चलिए अब सेक्शन 5 फिर से हम देखते हैं क्या दिया सेक्शन 5 का सेकेंड पॉइंट।
हाँ, ये है सेक्शन 5th। इसका सेकंड पॉइंट ये बता रहा है, सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ, एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर द पार्टी, इसके पॉइंट है, इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंड माइंड और माइंड। इसका मतलब अगर वो बंदा जिसकी शादी हो रही है वो वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहा है, वो अनसाउंड माइंड है, तो इस पर्सन से भी हुई शादी वॉइडेबल कहलाएगी। इसका सेकंड पॉइंट है, बी थ्रू कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट हैज़ बिन सफरिंग from mental disorder or such kind of such a extent to be unfit of marriage and the pre-creation of children। मतलब वो बच्चे पैदा करने के लिए भी और पालन पोषण करने के लिए भी कैपेबल नहीं है पर्सन।